Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 17 of software project management. लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक अपना डिस्कस किया था उसमें हमने कास्ट एस्टिमेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज और टेक्निक्स थी कि किसी भी प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन के क्या मेथड हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन. तो लास्ट लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूँ और आज हम इस टॉपिक को जो है कंप्लीट करेंगे कि एस्टिमेशन के क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम इस एस्टिमेशन को किस तरीके से कैटर करते हैं. हमने ये स्टार्ट किया था कि जब भी कोई भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट की जो हम अपनी प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सोर्स इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ वर्क और यानी हम जब कोई भी प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आपने कोई कार डिज़ाइन करनी है, आपने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, आपने कोई हार्डवेयर डिज़ाइन करना है, तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपकी सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या क्या है, यानी आपके पास कितना डाटा गिवन है. ठीक है, उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ वर्क की बात करते हैं जिसको हम SOW कहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका वर्क स्कोप है, जो आपकी स्टेटमेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि जब तक आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ वर्क का ही नहीं पता कि आपका टास्क है, आपके कितने पैरामीटर्स हैं. ठीक है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं जो कार व्हीकल ट्रैकिंग का है, तो व्हीकल ट्रैकिंग के लिए आपकी स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या है. ठीक है, आप उसको कार चेसिस नंबर पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, कार नंबर पे डिज़ाइन करेंगे, कार का इंजन नंबर है, आपके पास क्या चीज़ है, आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे. ये सोर्स इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है. हम सोर्स इंफॉर्मेशन के बाद बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ वर्क की कि जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ वर्क है कि जो हम अपना काम करना चाह रहे हैं. ठीक है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या है कि हमें किस तरीके का डाटा चाहिए. ठीक है, हमारे पास SOW क्या है. ठीक है, तो जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है हम उसमें वो देखेंगे. ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ वर्क बेस करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. ठीक है, देखें अब अगर आपके पास एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो वेब डेवलपमेंट के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसका स्टेटमेंट ऑफ वर्क कुछ और होगा. आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस का प्रोजेक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होंगी. ठीक है, आपके पास एक मल्टीमीडिया नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट है तो उसकी जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है वो कुछ और होगी. तो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क. ठीक है, कि आप किस टाइप का वर्क कर रहे हैं, आपको किस तरह की आपकी नीड्स क्या है और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर की, आप सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बिल्ड करते हैं. तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है स्टेटमेंट ऑफ वर्क के ऊपर. हम जब अपनी स्टेटमेंट ऑफ वर्क डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स की कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. ठीक है, अब बेसिकली जो आपका यूज़र एंड है, जो आपका यूज़र है, ठीक है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपसे किस तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना चाह रहा है, किस तरह का हार्डवेयर डिज़ाइन करवाना चाह रहा है. तो जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करते तब तक आप उसका सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, सॉफ्टवेयर नहीं डिज़ाइन कर सकते, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. वो जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को आपने देखना है और उन पैरामीटर्स को आपने प्रॉपरली करना है. तो वो जो आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो आपने प्रॉपर करनी है. जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स फाइंड कर लिए तो फिर आपके कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपके कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं. ठीक है, कि अपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं. ठीक है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, वो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं. देन आपके स्टैंडर्ड्स हैं. देखिए, हम जब भी जिस तरह आपके पास
IEEE का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये एक हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हम जिसके ऊपर अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, अपना हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो जो हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के और डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं और हम उसको किस तरीके से, किस मेथडोलॉजी से डिप्लॉय कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर। देन आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। देखिए, हम जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं या एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरता है। लाइक प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है, प्रोसेस P4 है, प्रोसेस P5 है, प्रोसेस P6 है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और हम इन प्रोसेसेस से किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, वो सारे हम इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है, ठीक है, नंबर 1 जो है वो सोर्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ वर्क है। थर्ड जो है थर्ड में रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। फोर्थ में कंस्ट्रेंट्स हैं, फिफ्थ में स्टैंडर्ड्स हैं, सिक्स्थ में प्रोसेसेस हैं, सेवन्थ में हिस्ट्री है। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं कि सोर्स इंफॉर्मेशन, फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ वर्क किस तरह है, कंस्ट्रेंट किस तरह है। स्टैंडर्ड्स में जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल 2 वेबसाइट्स हैं। एक वेब डेवलपमेंट की साइड है, वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड को यूज़ करती है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। जो दूसरी है, ठीक है, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। तो क्वालिटी में और उसमें आपका डिफरेंस आएगा। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इसी तरीके से IEEE के प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, हम उनको देखते हैं। तो ये बेसिकली आप देखें इस डायग्राम में कि सबसे पहले हम जो प्लानिंग कर रहे हैं एस्टिमेशन की, वो किस बेस के ऊपर है कि सोर्स की इंफॉर्मेशन, देन SOW, देन आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, देन आपके कंस्ट्रेंट्स, देन आपके स्टैंडर्ड्स, देन आपके प्रोसेसेस और देन आपकी हिस्ट्री है। तो इसके ऊपर हम बेस कर रहे हैं। अब यहाँ से आप देखें तो हम क्या क्रिएट करते हैं, अपने WBS क्रिएट करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि जो हमारे अगर एक सॉफ्टवेयर है तो उसके कितने मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। अब उस मॉड्यूल के अंदर उसमें कितने प्रोसेसेस हैं, ठीक है। उस एक प्रोसेस के अंदर कितनी एक्टिविटी है, उन एक्टिविटी के अंदर टास्क कितने हैं, उन टास्क में सब टास्क कितने हैं। तो ये हमारे पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम WBS कहते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, के जो आपकी सोर्स इंफॉर्मेशन है, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके प्रोसेसेस हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारी है। अब इसकी बेस के ऊपर हम अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो हमारे पास WBS है। WBS जब हमने क्रिएट कर लिया तो हमने अपने मॉड्यूल्स डिफाइन कर दिए कि ये मॉड्यूल 1 होगा, ये मॉड्यूल 2 होगा, ये मॉड्यूल 3 होगा, ये मॉड्यूल 4 होगा और इसके अंदर इतने प्रोसेस हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर हम उसका साइज एस्टिमेशन की बात करते हैं। अब जो आपके वर्क ब्रेकडाउन जो आपका स्ट्रक्चर आ गया है, अब उसके अंदर जो आपके एस्टिमेशन साइज है, कि हम जो अपना एस्टिमेटेड साइज कैलकुलेट करते हैं, वो एस्टिमेटेड साइज क्या है, वो जब एस्टिमेशन कर लिया तो वहाँ से हमें साइज मिल गया। अब जो वर्कलोड है या जो हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है या जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं, हमने उसकी बेस पे अपना साइज कैलकुलेट कर लिया। साइज के बाद हमने उसके ऊपर एस्टिमेट एफर्ट एंड कास्ट, कि हमारी कितनी एफर्ट हमें उसमें रिक्वायर्ड है और हमारी कितनी कास्टिंग हमें उसमें चाहिए, हम वो अपनी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो WBS, देन हमने एस्टिमेट साइज किया, फिर साइज, फिर एस्टिमेट एफर्ट एंड कास्ट, और उसकी बेस पे ऊपर हमने एफर्ट एंड कास्ट हमने देख ली कि आपको कितनी एफर्ट और कितनी कास्ट चाहिए। ये अब इस एफर्ट और कास्ट के ऊपर के एफर्ट मीन कि आपको मैन पावर कितनी चाहिए,
आपको रिसोर्सेज कितनी चाहिए, ठीक है, वो जो एफर्ट है, वो जो रिसोर्सेज हैं, जो कास्ट है, वो आपने जब फाइंड कर ली तो इसकी बेस के ऊपर आप अपना स्केड्यूल एस्टिमेट करते हैं। अब जो आपका स्केड्यूल है, जो आपकी स्केड्यूलिंग है, ठीक है, जो आपकी स्केड्यूल की एस्टिमेशन है, वो सारी की सारी आपकी इसके ऊपर होगी। जब आपने अपना स्केड्यूल एस्टिमेट कर लिया तो इस स्केड्यूल एस्टिमेशन के ऊपर आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल आया। अब इसकी इवैल्यूएशन के लिए आप एक क्राइटेरिया रखेंगे, ठीक है, कि वो क्राइटेरिया डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर बेस करता है। जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपना क्राइटेरिया डिफाइन करता है डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर कि उसने अपना किन पैरामीटर्स के ऊपर आपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है, टेस्ट करना है, उसकी क्वालिटी शोज किस तरह करनी है, वो एक अपना क्राइटेरिया डिफाइन करता है। अब जब आपकी यहाँ पे जब उसने उस चीज़ को इवेलुएट कर लिया, फॉर एग्जांपल वेब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस था, उसकी स्केड्यूलिंग की जब उसने, ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर तो उसकी इवेलुएशन प्रॉपर है, ठीक है, उसने प्रॉपर उसमें उसको नज़र आ रहा है कि एफर्ट भी ठीक है, कास्टिंग भी ठीक है, साइज भी ठीक है, तो वो ओके करके अपनी कास्ट और जो आपका स्केड्यूल है उसका एस्टिमेशन आपको दे देगा, उसको आपका वो एक अप्रूवल दे देगा। लेकिन व्हाट्सोएवर अगर नॉट ओके है तो उसका जो भी वो प्रोसेस था वो उसको रिवाइज एंड उसको नेगोशिएट करेगा, और वो जो आपकी रिवीजन है वो अगेन इन पैरामीटर्स के ऊपर होगी। माइट भी आप सोर्स इंफॉर्मेशन चेंज करें, माइट भी आप अपना स्टेटमेंट ऑफ वर्क चेंज करें, माइट भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज करें, माइट भी आप अपने कॉन्स्टेंट्स चेंज करें, माइट भी आप अपने स्टैंडर्ड्स चेंज करें, माइट भी अपने प्रोसेस चेंज करें। वो आपकी सारी की सारी जो बेस होती है वो सारी की सारी आपकी इसके ऊपर बेस करती है। अब और फिर आप अपने इसमें जो आपके WBS है वो फिर से क्रिएट करेंगे, एस्टिमेशन साइज फिर से करेंगे, साइज फिर से आएगा, एस्टिमेशन एफर्ट आपकी फिर होगी, कास्टिंग फिर आएगी, फिर उस एस्टिमेशन के ऊपर आपका स्केड्यूल फिर एस्टिमेट होगा, उसकी इवैल्यूएशन फिर होगी, और आप उसको ओके करेंगे तो वो कास्ट आपका एस्टिमेट होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पूरी प्रोसेस चेंज है। हम इस प्रोसेस चेंज को यूज़ करके अपनी जितनी भी एस्टिमेशन है, जितनी भी प्रोसेस मैनेजमेंट है, जितनी भी हमारी मेजरमेंट है, वो हम सारी की सारी इस प्लानिंग और एस्टिमेशन की बेस के ऊपर कर रहे होते हैं कि हमने इसकी एस्टिमेशन किस तरह करनी है, इसकी प्लानिंग किस तरह करनी है, वो सारी के सारे हम इन मेथड से कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास प्लानिंग और एस्टिमेशन। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी एस्टिमेशन जो है इन द टर्म्स ऑफ एफर्ट, इन द टर्म्स ऑफ कास्ट एंड इन द टर्म्स ऑफ साइज फाइंड किया है कि साइज क्या होगा, एफर्ट कितनी उसमें हमें चाहिए, और उसकी कास्टिंग क्या है, उसकी कितनी कास्टिंग होगी। अब इसमें हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है, क्योंकि हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करके आए थे, तो हमने अपने डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी लेवल में हमने ILF और EIF को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल के आपका ILF स्टैंड फॉर एंड EFA स्टैंड फॉर क्या बनता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, जो हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक तो हमारे पास डाटा एलिमेंट्स हैं और एक हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड एलिमेंट्स हैं। रिकॉर्ड के हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि नंबर 1 है, ठीक है, 1, और सेकंड 2 to 5 है, थर्ड 6+, ठीक है, और हमारे पास इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है, लो, एवरेज और हाई है। तो अगर आप देखें, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं 1 से 19 के इन बिटवीन एंड 20 to 15 इन बिटवीन एंड 51+, तो ये हमारे पास 3 कॉलम्स। तो अब आप देखें कि रिकॉर्ड एलिमेंट्स में हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये 1 आ गया, और हम इसको कहते हैं कि 2 से 5 या 6+ है। तो 1 या तो पॉसिबिलिटी आपके पास बनेगी लो, ठीक है, या आपके पास डाटा, ठीक है, 20 से 50 बनेगी लो, और थर्ड बनेगी आपके पास एवरेज, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसमें हम देखें 1 में लो है यानी 1 to 19, और ये आपके पास एवरेज है। एंड देन अगर हम 2 to 5 देखें तो 2 to 5 में फिर ये लो है एंड दिस इज एवरेज और हाई। तो अब देखेंगे इन 2 में लो था और इसमें एवरेज था, नेक्स्ट स्टेट में ये लो रहा और हमने इस एवरेज को यहाँ शिफ्ट किया तो ये एवरेज हो गया, और ये जो कॉलम है ये
आपका हाई हो गया। थर्ड में 6+ में हमने इस एवरेज को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लो लो एवरेज था तो हम इस एवरेज को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ पे हमने हाई कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ये एवरेज है इसको हमने यहाँ रिप्लेस किया लो के अगेंस्ट, इस हाई को यहाँ पे किया और ये भी हाई कर दिया। तो इस तरीके से हम अपनी जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है जिसमें हम ILF और EIF है वो हम इस मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देन हमारे पास कम्प्लेक्सिटी लेवल में EO एंड EQ में जो अगेन आप देखेंगे फाइल टाइप में 0 से 1 है, ठीक है, और 2 से 3 है और हमारे पास 4+ है, और डाटा एलिमेंट्स में हमारे पास 1 to 5 है, 6 to 19 है एंड 20+ है। तो 1 to 5 में हमारे पास लो है, देन एवरेज है, देन 1 to 5 लो है, 6 to 19 एवरेज है और 20+ जो है वो यहाँ पे हाई है, ठीक है। 4+ जो है इसमें ये एवरेज है, इसमें ये हाई है और इसमें ये हाई है। तो अब अगर हम इसमें ये देखें कि ये जो 1 to 5 है ये लो है, 6 to 19 लो है और 20+ एवरेज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पे लो रखा, ठीक है, इस एवरेज को यहाँ शिफ्ट किया, देन इसको हाई किया। 4+ में ये एवरेज है, ये हाई है और ये 20+ में ये भी हाई है। तो ये हमारे पास एक और कम्प्लेक्सिटी लेवल है जिसके अंदर हमने एवरेज हाई और इस तरीके से हम इसको, ये हमारे पास EO एंड EQ का एक कम्प्लेक्सिटी लेवल है। नेक्स्ट जो हमारे पास EI है जिसमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम फाइंड करें अपना EI का जो पैरामीटर है अगर हम उसको फाइंड करें तो EI में आप ये देखें कि जो आपके पास फाइल टाइप्स हैं इसमें 0 to 1 है एंड 2 से 3 है और ये 3+ है। इसमें जो हमारे पास डाटा एलिमेंट्स हैं एक 1 to 4 है, 5 to 15 है और 16+ है। तो 0 से 1 यहाँ पे अगेन जो आपका कम्प्लेक्सिटी लेवल में आ रहा है वो लो आ रहा है, देन 5 to 15 में ये भी लो आ रहा है और 16+ में आपके पास एवरेज आ रहा है एंड 2 से 3 लो एंड देन 5 से 15 जो है वो आपके पास यहाँ पे एवरेज आ रहा है और 2 से 3 यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हाई आ रहा है। 16+ की बात कर रहे हैं हम। देन आपके पास 3 से भी प्लस है ये एवरेज है, देन ये 5 से जो 15 है ये हाई है और 16+ ये भी हाई है। तो जो ये फॉर EI है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम इसको फाइंड करें तो इसकी आप देख रहे हैं कि 16+ में एवरेज हाई आ रहा है और 5 से 15 के अंदर आपके पास जो है लो एवरेज यहाँ पे हाई आ रहा है और 1 से 4 में आपके पास लो और आपके पास एवरेज आ रहा है। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्सिटी लेवल आ जाता है कि आपने इसको किस तरीके से फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। अब इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेटिंग फैक्टर्स होते हैं। वेटिंग फैक्टर्स ये होते हैं कि आप लोगों ने FAC में जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है या अगर आपने BS के अंदर स्टैटिस्टिक्स का कोर्स कवर कर लिया है तो हम डिफरेंट वेट्स जब हम प्रोबेबिलिटी और इस तरह की चीज़ें फाइंड करते हैं तो हम डिफरेंट मैथमेटिकल अपनी अप्रोच के अंदर डिफरेंट वेट्स एसोसिएट करते हैं। अब इसमें भी हमारे पास देयर आर 3 columns, first is that low, second is that average and third is complex। अब इस जो ये देयर आर 3 फैक्टर्स में आप देखें कि हमारे पास एक तो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स आ जाती हैं, एक हमारे पास एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स आ जाती हैं, एक हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट्स आ जाते हैं, एक हमारे पास एक्सटर्नल आउटपुट्स आ जाते हैं और एक हमारे पास एक्सटर्नल इंक्वायरीज आ जाती हैं। तो हमारे पास जो इसकी बेसिस है कि वो किस बेसिस के ऊपर चल रहा है, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स के ऊपर, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स के ऊपर, एक्सटर्नल इनपुट्स के ऊपर, एक्सटर्नल आउटपुट्स के ऊपर और एक्सटर्नल इंक्वायरीज के ऊपर हम इन पैरामीटर्स के ऊपर अपने वेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 1 इंटरनल लॉजिकल फाइल्स में आप देखें तो इसमें हम क्या कहते हैं कि लो इसमें 7 है और एवरेज आपके पास 10 है और आपके पास जो कम्प्लेक्स केस है दैट इज 15, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स के अंदर अगर हम देखें तो जो लो है वो 5 है और जो आपके पास एवरेज है वो आपके पास 7 है और जो आपके पास कम्प्लेक्स है वो आपके पास 10 है, यानी 5, 7 और 10 है, ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट्स के अंदर जो हमारे पास है जो लो है वो 3 है,
एवरेज जो है वो 4 है और कम्प्लेक्स जो है 6 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इनपुट्स में 3, 4 और 6 है। देन हमारे पास एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं। एक्सटर्नल आउटपुट में जो है लो 4 है, एवरेज 5 है और कम्प्लेक्स 7 है, तो ये 4, 5 और ये 7 आ जाता है। एक्सटर्नल इनक्यूरीज के अंदर लो, एवरेज और कम्प्लेक्स है। लो 3 है, एवरेज 4 है और कम्प्लेक्स 6 है। तो ये हमारे पास आपके पास जो 3 टेबल्स हैं, लो, एवरेज और कम्प्लेक्स, तो एक्सटर्नल में 3, 4, 6 है। अब आप देखें अनएडजस्टेड फंक्शन जो होते हैं आपके पास, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि एफपी क्या होते हैं, फंक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और हमने एक यूएफपी पढ़ा था। तो जो आपके यूएफपी थे, जो आपके पास अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स से, ठीक है, जो आपके अनएडजस्ट होते हैं, जो आपके एडजस्ट नहीं होते, तो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स आर कंप्यूटेड यूजेज यूएफपी। हम इसको हम कह सकते हैं यू, एफ और पी। तो जो हमारे पास अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि यूएफपी इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई डब्ल्यू जे एंड वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 5 एंड जे इज इक्वल टू 1 to 3। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं कि जिसमें आपके पास यूएफपी जो है इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई डब्ल्यू जे एंड वेयर इज, जो जहाँ पे आपकी आई की वैल्यू है वो 1 to 5 है और जे की वैल्यू जो है वो 1 to 3 है। तो ये हमारे पास अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हैं जिसको हम यूएफपी कहते हैं, ठीक है। तो हम इन फैक्टर से अपने यूएफपी को फाइंड कर सकते हैं कि यूएफपी के जो आपका यूएफपी है वो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब एनवायरनमेंट जो है कि जो आपके पास एनवायरनमेंट है कि जो आपके पास कम्प्लेक्सिटी फैक्टर है वो किस एनवायरनमेंट में कैसे काम कर रहा होता है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है। इज डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड? फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन आपका रेज होता है कि जो आपका जो आपने अपना कम्प्लेक्सिटी फैक्टर का एनवायरनमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि क्या हमें डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 नोड्स आर बिटवीन 2 सिस्टम्स आर बिटवीन 2 नेटवर्क्स आर बिटवीन 2 इंटरनल सोर्सेज। तो उसमें हमें डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड यस आर नो। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, वन इज दैट यस एंड सेकंड इज दैट नो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ध्यान में आता है कि इज डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। सेकंड क्वेश्चन रेज होता है आर देयर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फंक्शन। देखें, एक आपके पास स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग होती है और एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है। जो आपके पास स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग वो होती है जो एक पीसी के लिए है, सिंगल पीसी के लिए है। वो सारी की सारी आपकी क्या है, वो आपकी स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग है। कि लाइक आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक सिस्टम में एक प्रोसेसर है, वो आपका सिंगल प्रोसेसर है। आपके पास एक सीपीयू है, उसमें 2 प्रोसेसर है, वो आपका ड्यूल प्रोसेसर है, ठीक है, वो आपके पास ड्यूल बूटेड है, वो आपके पास ड्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अरेज होता है कि आर देयर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फंक्शन, क्या कि उनकी जो प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उन तमाम फंक्शंस को, उन तमाम प्रोसेसिंग को, यस एंड नो। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, वन इज दैट यस एंड सेकंड इज दैट नो। इज परफॉर्मेंस क्रिटिकल? देखिए, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी सॉफ्टवेयर हमने एक बनाया है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो जहाँ पे आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। अब एक आदमी है, एक यूज़र, हम सपोज करते हैं एक यूज़र वाई है, ठीक है, उसके अकाउंट में 5 मिलियन है, ठीक है। अब वो 2 डिफरेंट यूजर्स को चेक दे देता है, एक यूजर वाई है, एक यूजर जी है। एक्स जो है वो वाई को देता है 4 मिलियन और जी को देता है 4.5 मिलियन, ठीक है, या उसको भी 4 मिलियन देता है। तो आप उसने 8 मिलियन के चेक दे दिए, उसके अकाउंट में तो 5 मिलियन है। अब वो दोनों जो वो एक प्लान करते हैं बैंक रॉबरी का, वो किस तरह करते हैं कि वो एक यूजर कहता है कि आप जो है कराची की लोकेशन पे जाना और दूसरा पेशावर की लोकेशन में। उन्होंने बैंक के सॉफ्टवेयर का एनालिसिस किया है कि यार बैंक में जो ट्रांजैक्शन होती है वो फॉर एग्जांपल 3 मिनट्स बाद वो ऑपरेट करता है, ठीक है।
अब यूजर वाई जो है वो कराची में चेक देता है, वो देखता है उसके अकाउंट में 5 मिलियन है, यस 4 मिलियन का चेक कैश कर देता है। अब वो साथ ही उसको मिस कॉल करता है दूसरे यूजर को कॉल के, तो कि अब ये सारा काम विद इन 3 मिनट्स हो रहा है। दूसरा यूजर भी बैंक में चेक करता है, अब वो 4 मिलियन डेबिट हुआ है, लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो 3 मिनट्स के बाद अपडेट करेगा। अब वो साथ ही विद इन 3 मिनट से पहले क्या होता है कि वो जो आपका दूसरा यूजर है वो 3 मिनट से पहले ही क्या करता है कि साथ वाला जो है जो आपका दूसरा यूजर है वो चेक दे देता है, वो देखता है उसमें जी हाँ वाकई आपका 4 मिलियन पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है कि वहां से उसको भी कैश दे देता है। अब उसके अकाउंट पे 1 मिलियन बैलेंस भी शो हो रहा है, 8 मिलियन डेबिट हो गया। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे आप 1 सेकंड का भी, क्योंकि जस्ट रीजन क्या थी कि आपका सिंक नहीं है, आपका जो डाटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस नहीं है, वो सिंक नहीं है, उसकी सिंकिंग जो है वो 3 मिनट बाद। तो ये हमारे पास जो बैंकिंग एप्लीकेशन है इट्स अ परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन। तो जब आपके पास डिफरेंट आप जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपकी परफॉर्मेंस क्रिटिकल होती हैं। तो जिन एप्लीकेशन में आपको परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे आप 1 सेकंड का भी रिस्क नहीं ले सकते। थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि आपकी जो परफॉर्मेंस है इज दैट क्रिटिकल। तो ये आपको लाइव एग्जांपल इसलिए दी कि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन होती हैं जो आपकी परफॉर्मेंस क्रिटिकल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द सिस्टम रन इन एन एग्जिस्टिंग हेवीली यूटिलाइज इन्वायरमेंट। अब समटाइम ये होता है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, एक एप्लीकेशन चल रही है, आप उसी को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि ठीक है कॉन्सर्ट चल रहा है इस्लामाबाद में, एक और कैंपस बिहाड़ी में ओपन कर लिया, बिहाड़ी का चल पड़ा लाहौर में ओपन कर लिया, लाहौर का ओपन हो गया फैसलाबाद में। तो हम एग्जिस्टिंग सेटअप को अपग्रेड कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बना हुआ है आप उसको ऑपरेट करते जा रहे हैं। एक ये होता है कि आप बिल्कुल फ्रेश आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अरेज हो रहा है कि विल द सिस्टम रन इन एन एग्जिस्टिंग हेवीली यूटिलाइज एनवायरनमेंट, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज द सिस्टम रिक्वायर्ड ऑनलाइन डाटा एंट्री। अब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एक है कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि जिनमें हम अपनी डाटा एंट्री ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि हम जिनमें अपनी डाटा एंट्रीज ऑनलाइन नहीं कर सकते, हमें अपनी सारी एंट्रीज खुद से फिर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि डज द सिस्टम रिक्वायर, कि जो आपका सिस्टम है वो ऑनलाइन डाटा एंट्री उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, किस तरह की चाहिए, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। Is application designed to facilitate the ease of use by user, कि जो आपकी एप्लीकेशन डिज़ाइन हुई है वो आपको यानी जो आपका यूज़र है उसको फैसिलिटेट करने के लिए हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। अब ये भी देखना है कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, अब अगर उससे पहले आपका मैनुअल काम हो रहा था और एप्लीकेशन के बाद अगर सिस्टम आपका कम्प्लेक्स हो गया, यूज़र को यूज़ नहीं करना आ रहा, तो फिर भी आप नहीं चल सकते। तो ये भी देखना है कि जो आपकी एप्लीकेशन है कि वो आपकी यूज़र को इजी कर रही है या और कम्प्लेक्स तो नहीं कर रही। पता चले कि वो एक एप्लीकेशन है बनाने के बाद आपका सिस्टम और कम्प्लेक्स हो गया है, बजाय उसको हमने ईजनेस देने के लिए हमने उसके लिए कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दी है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। हम जब अपने इन्वायरमेंट की कम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स की बात करते हैं तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इन डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर बेस कर रहा होता है, इसकी बेसिस के ऊपर हम अपने डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। आर इनपुट आउटपुट्स आर इंक्वायरीज कम्प्लेक्स, के लास्ट क्वेश्चन इज दैट के जो आपकी इनपुट्स हैं, जो आप इनपुट्स ले रहे हैं सिस्टम के लिए, और उन इनपुट्स की बेसिस के ऊपर जो आप अपनी आउटपुट्स देते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने इन डिफरेंट इनपुट्स लिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो अब वो जो आपकी इनपुट्स हैं उन इनपुट्स की बेसिस के ऊपर आपकी डिफरेंट आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो अब वो जो आपकी आउटपुट्स होती हैं वो किस बेसिस के ऊपर आप उसको देखते हैं, ठीक है, और या जो आपकी इंक्वायरीज हैं वो कम्प्लेक्स हैं ये नहीं है। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर इनपुट या आउटपुट्स आर इंक्वायरीज कम्प्लेक्स, की आपको जितनी भी इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं वो सिंपल हैं, लो हैं, एवरेज है, हाई है, कम्प्लेक्स है। तो ये सर्टेन क्वेश्चन हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के एक्सपीरियंस से हमने
डिफाइन किए गए इन पैरामीटर्स के ऊपर हम अपने कम्प्लेक्सिटी फैक्टर को देख सकते हैं। ये वो चंद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम अपना कम्प्लेक्सिटी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अब वो कंटिन्यू चल रहा है। कभी हमने 5 आर द मास्टर फाइल्स अपडेटेड ऑनलाइन, ठीक है। अब आपके पास जो डेटाबेस है, ठीक है, जो आपकी जिसमें आपकी सारी की सारी क्यूरीज जनरेट हो रही हैं, क्या आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो अपडेट हो रही हैं ऑनलाइन कि नहीं। हम अब उसमें देयर 2 ऑप्शन कि हम एक तो सिंक कर देते हैं, एक हम सिंक नहीं करते, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि जितनी भी आपकी डेटाबेस के अंदर फाइल्स आ रही हैं, जितनी भी आपकी मास्टर फाइल्स हैं, वो सारी की सारी जितनी भी आपकी होती हैं वो ऑनलाइन अपडेट होती है कि नहीं होती। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है यस और नो, ठीक है, कि आप उनको ऑनलाइन करते हैं कि नहीं करते, ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है कि इज द इंटरनल प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स के जो आपका सिस्टम बनाया आपने, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसकी जो इंटरनल प्रोसेसिंग है उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, या आप वो किन पैरामीटर्स के ऊपर उस सॉफ्टवेयर की इंटरनल कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर की इंटरनल प्रोसेसिंग कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द कोड डिजाइन टू बी रीयूजेबल, कि जो आपका कोड डिजाइन हुआ है वो रीयूजेबल है कि नहीं। समटाइम हम जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी या रीयूजेबिलिटी इंजीनियरिंग एक पूरा कोर्स होता है कि जो आपने अपना कोड डिजाइन किया है, जो आपका सॉफ्टवेयर का कोड है, ठीक है, जो आपने कोड डिजाइन किया है, क्या वो रीयूजेबल है कि नहीं। अगर है तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इसके बाद आर कन्वर्सेशन, जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन है एंड सोल्यूशन इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, कि जो आपने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाया है उसमें जितनी भी आपकी इंस्टॉलेशन है, जितने भी आपके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, क्या वो आपके उस सिस्टम या उस डिज़ाइन में इंक्लूड है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डज द सिस्टम रिक्वायर रिलायबल बैकअप, क्या जो आपका सिस्टम है उसको रिलायबल बैकअप चाहिए या नहीं। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप। आपका डिफरेंशियल बैकअप होता है, आपका इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, आपका फुल बैकअप होता है। तो अब आपने ये भी देखना है कि आपको किस टाइप का बैकअप चाहिए और कौन सा बैकअप इस एनवायरनमेंट या इस सॉफ्टवेयर के लिए कितने % रिलायबल है। आपका रिलायबिलिटी इशू भी फाइंड करना है आपने, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द सिस्टम डिजाइन फॉर मल्टीपल इंस्टॉलेशन ऑन डिफरेंट साइट्स। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो स्टैंड अलोन होते हैं, जो आपकी सिंगल साइट्स के लिए होते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे पास मल्टीपल इंस्टॉलेशन के लिए फाइंड किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रेज होता है कि इज द सिस्टम डिज़ाइन फॉर मल्टीपल इंस्टॉलेशन ऑन डिफरेंट साइट्स, कि जो आपकी डिफरेंट साइट्स हैं उनके ऊपर हम मल्टीपल इंस्टॉलेशन को हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्या पैरामीटर्स हैं, हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये भी हमें देखना है यहीं से कि जो हमारे पास सिस्टम डिज़ाइनिंग है उसमें मल्टीपल इंस्टॉलेशन डिफरेंट साइट्स के ऊपर किस तरीके से होगी, कैसे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द एप्लीकेशन डिज़ाइन टू फैसिलिटेट द चेंज, कि जो आपकी एप्लीकेशन डिज़ाइन हुई है क्या वो हम फैसिलिटेट यानी वो हमें चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या हमें किस तरीके से फैसिलिटेट करनी चाहिए, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हम जिसके ऊपर अपने डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के ऊपर हम जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो इसके ऊपर जो हमारी डेटाबेस बिल्ड होती है, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, हम जो भी अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट फाइंड करते हैं वो हम इन पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर फाइंड कर रहे होते हैं। अब हमने ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आए हैं, हमने इन क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर हमने क्या किया है कि हमने ECF फाइंड किया है। ECF जो हमारे पास है इसमें हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 इज दैट नॉट प्रेजेंट, इनसिग्निफिकेंट, इन्फ्लुएंस, मॉडरेट, एवरेज, सिग्निफिकेंस एंड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। इसके लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं, डिफरेंट वेट्स साइन कर दिए हैं।
हम इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारे पास हम बात करते हैं कि जो आपके पास नॉट प्रेजेंट है, हम इसको साइन करते हैं 0 से, कि जो हमारा नॉट प्रेजेंट है, ठीक है, इज दिस 0, हम कहते हैं कि इनसिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है, हम इसका पैरामीटर डिफाइन करते हैं 1, हम मॉडरेट को डिफाइन करते हैं 2, हम एवरेज को डिफाइन करते हैं 3, हम सिग्निफिकेंस को डिफाइन करते हैं 4, और हम स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस को डिफाइन करते हैं 5। हम ये डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। ECF हमारा जो हमें जिसमें हम कहते हैं नॉट प्रेजेंट 0 है, इनसिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 1 है, मॉडरेट 2 है, एवरेज 3 है, सिग्निफिकेंस 4 है, और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस 5 है। अब इन बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ ECFI वेयर I इज इक्वल टू 1 to 15, जहाँ पे आपकी I की वैल्यू है वो 1 से 15 है, और CAF जो है वो हमारे पास 0.65 आ जाता है, और प्लस 0.01 एंड मल्टीप्लाई बाय इंटू n, और यहाँ पे जो हमारे पास ये हमारे पास AFP क्या है इज इक्वल टू CAF इंटू अनएडजस्टेड जो UFP है, फंक्शन पॉइंट्स है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम फाइंड कर लेते हैं अपना AFP। तो AFP को डिफाइन करने के लिए हमारे पास CAF है, और हमारे पास अपना जो है UFP है। अब डिटरमाइन एफर्ट एंड टाइम, इन पैरामीटर से हम अपनी एफर्ट और टाइम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किन पैरामीटर्स के ऊपर। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है एफर्ट इज इक्वल टू AFPC डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब जो इसमें हमारे पास एफर्ट है, एफर्ट इज इक्वल टू AFPC डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्टिविटी है अब वो डिवाइड करते हैं। अब आपके पास प्रोडक्टिविटी के लिए हमने अपने डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। इसमें हमने क्या कहा है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, वेल स्पेसिफाई एंड फेमिलियर सिस्टम। इसके लिए हमने क्या किया, 1.5 फंक्शन पॉइंट FP/man day। हमने जो हमारे पास वेल स्पेसिफाई और जो हमारे पास फेमिलियर सिस्टम है, हमने उसको 1.5 दिए, ठीक है। पुअरली स्पेसिफाई बट फेमिलियर सिस्टम, कि आपका जो स्पेसिफाई है वो पुअरली है, लेकिन आपके पास जो है वो आपका आपके पास जो फेमिलियर सिस्टम है वो आपके पास 1.1 है। वेल स्पेसिफाई बट अनफेमिलियर सिस्टम, यानी वेल स्पेसिफाई है लेकिन वो अनफेमिलियर है, वो आपके पास 0.7 है। पुअरली स्पेसिफाइड एंड अनफेमिलियर सिस्टम है वो आपके पास 0.5 है, और एवरेज आपके पास जो आपके पास प्रोडक्टिविटी है वो आपके पास 0.8 है। तो अब इसके अंदर हमारे पास जो है कि एक तो वेल स्पेसिफाई है, एक पुअरली है, तो ये हम डिफरेंट फंक्शन पॉइंट्स हैं। हम इस बेसिस के ऊपर अपना एफर्ट और टाइम जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं कि वो आपने किस तरीके से फाइंड करना है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो हम अपना इस तरीके से फाइंड कर रहे होते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं कि टाइम इज इक्वल टू AFPC एंड डिवाइड बाय डिलीवरी रेट इनटू 0.5। अब आपके पास जो डिलीवरी रेट है इज इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाई बाय AFPC, वो आपका डिलीवरी रेट आ गया। अब हमारे पास जो एम्प्लॉय है और जो हमारे पास एम्प्लॉय की जॉब डेटाबेस है, इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। वो क्या है, हम फर्स्ट कहते हैं नीड टू ट्रैक एम्प्लॉयज एंड देयर वर्क, ठीक है, कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, हम उनकी ट्रैकिंग के लिए एक ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहते हैं, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं कि जिसमें हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रैकिंग उनके वर्क के साथ साथ हो सके, ठीक है। अब ट्रैकिंग मैनेजमेंट, आपका जितना भी वर्क है कि आपने ट्रैकिंग किस तरह करनी है, वर्क मैनेजमेंट किस तरह करनी है। अब इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। नंबर 1 इज दैट ऐड, देन चेंज, देन डिलीट, देन क्यूरीज एंड देन रिपोर्ट्स। तो अब ये हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि हम जिसके अंदर ये कहते हैं कि जो हमारे पास ट्रैकिंग है कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको हमने किस तरीके से उनको ट्रैक करना है और उनका जो वर्क है
वो हमने किस तरीके से देखना है। हम सबसे पहले कहते हैं कि नंबर 1 क्या है कि आपने उसको ऐड करना है कि नहीं करना है तो कैसे करना है, उसको चेंज किस तरीके से करना है, उसको अगर चेंज करना है तो उसकी जो डिलीशन है वो उसकी डिलीशन किस तरीके से है, उसकी जो डिफरेंट क्यूरीज बन रही हैं वो क्यूरीज किस तरीके से हैं, और जो उसकी डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो आपकी रिपोर्ट किस तरह बन रही हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक तो डिलीशन हो गई, चेंजिंग हो गई, डिलीशन हो गई, क्यूरीज होंगी और रिपोर्ट। 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज देखें, एक तो होता है फिक्स पे, लाइक पर मंथ आपने एक बंदे को हायर कर लिया कि जी आपका ये पैकेज है, ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल आपका पैकेज 75,000 है, ठीक है, उसके अंदर आपकी डिवीजन है, बेसिक पे है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, आपका हाउस रेंट है, एंड आपके डिफरेंट और आपके अलाउंस हो सकते हैं। एक होता है पर आवरली, ठीक है, अगर आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया है, अगर आप कोई कंसल्टेंसी का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसको पर आर के हिसाब से पे कर रहे होते हैं जी। आप उसको $20 देंगे, 20 रुपीज़ देंगे, ठीक है, 2000 रुपीज़ पर आवर देंगे। वो आपके पास सेकंड ऑप्शन होती है कि फिक्स सैलरीज है या पर आवर के ऊपर है। एम्प्लॉयज कैन हैव मोर देन 1 जॉब असाइनमेंट, एक एम्प्लॉयज को हम मल्टीपल जॉब भी असाइनमेंट कर दे सकते हैं, मल्टीपल टास्क भी उसको असाइन किए जा सकते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज भी उसको असाइन की जा सकती हैं। और स्टैंडर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन आर रिटेन बाय सिस्टम के जो उसके स्टैंडर्ड जॉब्स हैं वो सिस्टम उसको दे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, देखिए आपने क्या काम करना है। एम्प्लॉयज कैन हैव मोर देन 1 लोकेशन, आपके एम्प्लॉयज एक से ज़्यादा लोकेशन पे हो सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन पे, एंड लोकेशन कैन हैव मोर देन 1 एम्प्लॉयज, और जो लोकेशन है वो एक एम्प्लॉयज के लिए एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अनदर सिस्टम स्टोर द लोकेशन, एक और सिस्टम हो जो उन तमाम एम्प्लॉयज़ की लोकेशन डाटे को भी स्टोर कर रहा हो। तो ये हमने एग्जांपल ली है कि एक कंपनी है, उसमें मुख्तलिफ तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरी बेस भी हैं और ऑनली बेस भी हैं। फिर उनका जो सिस्टम है उनको ऑटोमेटिकली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो असाइन कर सकता है, वो सिस्टम एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा जॉब असाइनमेंट भी दे सकता है। अब जो कंपनी है उसकी मल्टीपल लोकेशंस हैं, वो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर है, ठीक है, और एक जो एम्प्लॉय है वो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर बैठ के काम भी कर सकता है और उसकी मल्टीपल टास्क भी है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपका सिस्टम डिफाइन कर रहा है कि उसने अपनी प्रिडिक्शन किस तरह करनी है, सिस्टम डेफिनेशन किस तरह करनी है। तो ये जितने भी हमारी लोकेशन डाटा है, जितना भी स्टोर डाटा है, सिस्टम किस तरह करना है, ये सारे का सारा आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी बेस के ऊपर चल रहा होता है। तो इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हम जब अपना डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मल्टीपल ऑप्शन को लेकर चल रहे होते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन अब बेसिकली हमने एम्प्लॉयज़ डेटाबेस के ऊपर क्या किया कि आर्ली भी हैं, फिक्स भी हैं, ठीक है, मल्टीपल लोकेशन पे भी काम कर सकते हैं। सिस्टम उनको ऑटोमेटिकली टास्क या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको डिफाइन भी कर देता है। तो अब हमने इस एग्जांपल को देखना है कि हमारे पास जो है वो जो ILFN और EIF जो है वो किस तरह फाइंड होने हैं कि नंबर 1 एम्प्लॉय क्या है और उसकी एंटिटी टाइप क्या है। अब उसके अंदर एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, उसका SSN नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ उसके डिपेंडेंट्स कितने हैं, टाइप वो सैलरी बेस पे है। अब हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, हम ये इसमें हम ILF हम बेसिकली हमने अब क्या किया है कि अभी हमने एक एग्जांपल ली है एम्प्लॉय डेटाबेस की, उस एग्जांपल के ऊपर हम अपनी कम्प्लेक्सिटी लेवल और ये सारी चीज़ें डिफाइन करने जा रहे हैं। अब वो जो है उसमें हमने देखा है कि आपका एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसका SSN का नंबर क्या है, नंबर ऑफ उसके डिपेंडेंट्स कितने हैं, जो सैलरी जो टाइप है उसकी सैलरी और उसकी आर्ली बेस के ऊपर है, लोकेशन नेम के ऊपर हम उसकी फॉरेन की फाइंड करेंगे। अब सैलरी एम्प्लॉय जो है, ठीक है, अब यानी अब या तो वो सैलरी पे काम कर रहा है या वो आर्ली पे काम कर रहा है। लोकेशन जो है उसकी नेम हमने देखनी है कि उसकी फॉरेन, ये एक प्राइमरी की होती है, अपने डेटाबेस से कोर्स पढ़ा होगा, और एक फॉरेन की होती है। अब लोकेशन नेम को हमने फॉरेन की कह दी है। सैलरी एम्प्लॉय में क्या है कि उसका सुपरवाइजरी लेवल क्या है, आर्ली एम्प्लॉय में उसका आर्ली रेट क्या है और बारगेनिंग यूनिट नंबर क्या है। तो ये हम अभी सारी चीज़ें डिफाइन करते जा रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर। अब मल्टीपल इसके बाद हमारे पास जो एंटिटी टाइप है, उसमें उसका जॉब नेम क्या है,
उसका जॉब नंबर क्या है, उसका पे ग्रेड क्या है, ठीक है। जॉब जो आपकी जॉब की असाइनमेंट एंटिटी पे है उसमें उसकी इफेक्टिव डेट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है, जॉब नंबर जो है उसकी जो फॉरेन की है वो क्या है, उसका एम्प्लॉय का SSN फॉरेन की है वो क्या है। तो ये हम अपनी डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं अपनी जॉब की, जो आपकी जॉब की असाइनमेंट है जो उसकी एंटिटी टाइप है ये हम उसमें देख रहे हैं। ये आपके पास जो एंटिटी टाइप जॉब की उसमें देख रहे हैं। देन आपके पास जॉब की डिस्क्रिप्शन है। अब जॉब की जो आपके पास जो आपकी डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपका जॉब नंबर क्या है, आपकी फॉरेन की क्या है, लाइन नंबर जो है नॉट नोन बाय यूजर्स, ये आपको जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनको नोन नहीं होता। वह आपके पास आपकी डिस्क्रिप्शन लाइन क्या है, ये आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई। जॉब डिस्क्रिप्शन नॉट एन एंटिटी, जो आपके पास जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो नॉट एन एंटिटी, ठीक है। वो आपकी जो टाइप उसको मेंटेन किस तरह कर रहे हैं, वो आपका सेपरेटली फॉर सिस्टम कन्वीनियंस है या किस तरह है, ठीक है। ये जितने भी पैरामीटर्स हैं कि जॉब एंटिटी टाइप, जॉब की असाइनमेंट, जॉब की डिस्क्रिप्शन और जॉब की डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हम अपनी डिफाइन करते हैं ILF और EIF के अंदर कि जो आपकी एग्जांपल है उसमें ILF क्या है और आपका EIF क्या है। अब इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है ILFS में और EIFS के अंदर, ठीक है, वो एग्जांपल क्या है कि जो हमारे पास लोकेशन है, जो हमारे पास एंटिटी है, ठीक है, वो हम मेंटेन किस तरह कर रहे हैं विद एन, जो आपका एक और सिस्टम है हम उसके थ्रू उसको मेंटेन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर 1 हमारे पास लोकेशन नेम आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है और एम्प्लॉय का जो SSN नंबर है जो उसकी फॉरेन की है वो आ जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो हम इन बेसिस के ऊपर हम जो अपने डिफरेंट जो स्टेप्स हैं हम वो जो काउंट कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास जो पैरामीटर आते हैं कि काउंटिंग स्टेप्स के अंदर क्या है कि काउंट नंबर ऑफ, ये आपका जो ILFS है उसका काउंटेबिलिटी नंबर क्या है और उसका EFI नंबर क्या है। और फिर हम उसमें डिफरेंट, इस सारी बेसिस के ऊपर हम अपना डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी वेट असाइन करते हैं कि इस लेवल के लिए ये वेट होगा, इस लेवल के लिए ये वेट होगा, इस लेवल के लिए ये वेट होगा। तो ये सारे का सारा हम अपने ILF और अपने EIF के जो फाइंड करते हैं हम उसकी बेसिस के ऊपर अपनी कम्प्लेक्सिटी लेवल को डिफाइन करके उन नंबर्स को असाइन करते हैं कि आपका ILF क्या है और आपका EIF क्या है। अब काउंटिंग ILFS और EIFS जो हमारे पास है इसके अंदर 3 ILFS है और 1 EIF है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो देयर आर 3 ILFS। इस जो 3 ILFS है इसके अंदर एम्प्लॉय है, जॉब है, जॉब असाइनमेंट है, नॉट जॉब डिस्क्रिप्शन है, नॉट लोकेशन है, नॉट सैलरी अप्लाइड है, नॉट ऑनली अप्लाई है, ठीक है जी। एम्प्लॉय, उसकी जॉब की असाइनमेंट क्या है, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी सैलरी जो अप्लाइड है वो क्या है, वो अर्ली है कि नहीं, ये हमने अपने 3 ILFS ली है और हमारे पास इसी से बेस होती है 1 EIF, ठीक है। जो ILF है वो हमारे पास 3 है और जो हमारे पास EIF है वो हमारे पास 1 है, वो हमारे पास है लोकेशन की। अब हम इसकी बेस के ऊपर अपनी जितनी भी कम्प्लेक्सिटी लेवल है वो फाइंड करते हैं। अब काउंटिंग ILFS को और EIFS को फाइंड करके हम अपना कम्प्लेक्सिटी लेवल डिफाइन करते हैं। इसमें रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप्स जो है जिसको RETs कहते हैं, इसमें हमारे और ये हमारे पास DETS है, डाटा एलिमेंट टाइप्स। तो RETS के हैं रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप्स हैं और DET क्या है वो हमारे पास डाटा एलिमेंट टाइप्स हैं। तो RET जो है ये जो हमारे पास रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास लेस देन 2 है, सेकंड 2 to 5 है, थर्ड ग्रेटर देन 5 है, ये हमारे पास रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप्स है। और डाटा एलिमेंट टाइप्स के अंदर जो हमारे पास DETS था इसमें 1 to 19 है, ठीक है, 20 to 50 है और 51 प्लस है। तो जो 1 to 19 है ये इसमें पहली पॉसिबिलिटी या लो है, 20 to 50 ये लो है
और 51 ये हमारे पास 51 प्लस जो है ये हमारे पास क्या है, ये इसमें एवरेज आ रहा है। 2 से 5 जो है ये हमारे पास लो है, 1 से 19 ये भी लो है, 20 से 50 ये एवरेज है, और 51 प्लस जो है ये आपके पास क्या है, ये आपका हाई है। और अगर आप बात करते हैं ग्रेटर देन 5 की बात करते हैं तो ये एवरेज है, 20 से 50 हाई है, 51 प्लस से हाई है। तो ये हमारे पास जो RETs हैं और जो DETs हैं ये हमने फाइंड कर लिए कि रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप्स किस तरह हैं, डाटा एलिमेंट टाइप्स किस तरह हैं, ये हमने फाइंड कर लिए अपने कम्प्लेक्सिटी लेवल से। जो हमारे पास ILF है या EIF है, ये हमने उस तरीके से इसको फाइंड कर ली। अब जो यहाँ पे हमारे पास 3 ILF आ रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 8 DTs एंड 2 RETs हैं, जॉब 4 DTs एंड 1 RET है, जॉब की जो असाइनमेंट है 5 DTs और 1 RET है, और 1 EIF की लोकेशन है, और 3 DTs हैं और 1 RET है। इसके थ्रू हमने पूरी जितनी भी कम्प्लेक्सिटी लेवल फाइंड किए हैं वो सारे के सारे हमने इस बेसिस के ऊपर फाइंड किए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ILF एंड EIF जो अनएडजस्टेड FPS है, जो कि बस अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट है, इसमें लो है, एवरेज है और हाई है। और इसमें मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, एक्सटर्नल इनपुट है, एक्सटर्नल आउटपुट है, लॉजिकल इंटरनल फाइल है, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल है, और एक्सटर्नल हमारे पास इंक्वायरी है। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल इनपुट में लो, एवरेज, हाई है, लो में हम X3 कहते हैं, एवरेज में X4 कहते हैं, और हाई में हम X6 कहते हैं। और एक्सटर्नल आउटपुट के अंदर जो है हमारे पास जो लो है ये X4 है, जो एवरेज है ये X5 है, जो हाई है वो X7 है, जो लॉजिकल इंटरनल फाइल है 3 into 7 ये into 10 into 15, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल में हमारे पास 1 into 5, एवरेज में into 7 into 10, एक्सटर्नल इंक्वायरी में X3, X4, X6। तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसमें लो, एवरेज और हाई हम इस बेसिस के ऊपर हम इसको लेके चल रहे होते हैं। अब जो हमारे पास EIS का जो रॉ डाटा है वो हम किस बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। नंबर 1 क्या है, हमारे पास एम्प्लॉय की मेंटेनेंस है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड, चेंज, डिलीट और एम्प्लॉय, ये जितना डाटा है ये हम सारे के सारे कर सकते हैं। उसको ऐड किस तरह करना है, चेंज किस तरह करना है, डिलीट किस तरह करना है, उसको एम्प्लॉय इंक्वायरी है, एम्प्लॉय की रिपोर्ट है। और जॉब मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं कि हम उसको ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं उसकी जॉब को। जॉब इंक्वायरी है, जॉब की रिपोर्ट है। जॉब की असाइनमेंट मेंटेनेंस में क्या है कि हम उसको साइन कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय को क्या जॉब असाइन करनी है। जॉब असाइनमेंट की इंक्वायरी क्या है, जो जॉब असाइनमेंट है उसकी क्या रिपोर्ट है, ट्रांसफ़र किस तरह करना है एम्प्लॉय को, उसको इवेलुएट कैसे करना है, उसको डिलीट कैसे करना है। और लोकेशन रिपोर्टिंग के अंदर हमारे पास किस टाइप की लोकेशन की इंक्वायरीज हैं, और क्या हमारे पास लोकेशन की डिफरेंट टाइप्स की जो है रिपोर्ट्स क्या क्या हैं। अब हमारे पास काउंटिंग EIS के अंदर जो हमारी कम्प्लेक्सिटी लेवल है, इसमें जो हमारे पास फाइल टाइप्स रेफर्ड है FTRS। अब इसमें हमारे पास एक FTRS है और एक हमारे पास डाटा एलिमेंट टाइप्स हैं DETS है। FTRS में लेस देन 2 जो है ये 1 to 4 है, ये हमारे पास 5 to 15 है, ये हमारे पास +15 है। तो ये हमारे पास जो है ये लो है, ये भी हमारे पास लो है, ये एवरेज है, ये लो है, ये एवरेज है, ये हाई है, ये भी एवरेज है, ये भी हाई है, ये भी हाई है। तो EIS3 को जब हम 3 of 10 की बात करते हैं तो एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं, इसमें 10 DTs आपके पास आ जाएंगे, 2 FTs आ जाएंगे, आपकी एम्प्लॉय की जो है एम्प्लॉय लोकेशन और एवरेज आ जाएगी। हम डिलीट कर सकते हैं 3 DTs और एक FTR को। ठीक है, हम एम्प्लॉयज़ को जॉब असाइन कर सकते हैं 6 DTs को और 3 FTRs को। हम अपनी एम्प्लॉय जॉब और अपनी जो इसकी जॉब की असाइनमेंट है उसको हाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो 19 है ये हमको इस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं कि हमारे पास लेवल क्या है, हाई है, DTs क्या है, FTRs क्या है, ये हमने यहाँ से अपनी कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं।
अब इसकी भी जो आपके पास एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, जो आपके पास अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हैं, लो, एवरेज, हाई है, इसमें एक्सटर्नल इनपुट उसी 6 into 3 2 into 4 एवरेज है, 2 into 6 हाई है। एक्सटर्नल आउटपुट में ठीक है x4 x5 f7 है। लॉजिकल इंटरनल फाइल में 7 10 15, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल के अंदर 5 7 10 और एक्सटर्नल इंक्वायरी में 3 4 6। तो ये हमारे पास अगेन डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं कि इसके अंदर हम अपनी फाइंड कर रहे हैं अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स को। अब इसमें हमारे पास जो काउंटिंग EOS है, अब जो इसका हमारे पास जो EOS का जो रॉ डाटा है, इसमें एम्प्लॉय की मेंटेनेंस है, उसको ऐड किस तरह करना है, उसको चेंज किस तरह करना है, उसको डिलीट एम्प्लॉय को किस तरह करना है, एम्प्लॉय की इंक्वायरी क्या है, ठीक है, उसको रिपोर्ट। इसमें 16 to 19 DETS आ सकते हैं। जॉब मेंटेनेंस में ऐड किस तरह करना है, चेंज कैसे करना है, डिलीट जॉब कैसे करनी है, जॉब की इंक्वायरी कैसे करनी है, जॉब की रिपोर्ट कैसे करनी है, DTs को कैसे बनाना है। जॉब असाइनमेंट की मेंटेनेंस में क्या है कि आपने एम्प्लॉय को जॉब कैसे साइन करनी है, ठीक है, इंक्वायरी कैसे देनी है, जॉब की असाइनमेंट में पैरामीटर्स क्या हैं, उसको रिपोर्ट किस तरह करनी है। 6 to 19 DTs हो सकते हैं। एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कैसे करना है, उसको इवेलुएट कैसे करना है, उसको डिलीट कैसे करना है। तो ट्रांसफ़र, इवेलुएशन और डिलीशन ये सारे की सारी इसमें है। लोकेशन की रिपोर्टिंग के अंदर आपने लोकेशन की इंक्वायरी कैसे करनी है, उसकी रिपोर्ट कैसे बनानी है, इसमें 6 to 19 DTs आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो EOS का जो रॉ डाटा है वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखें हम किस तरह फाइंड करते हैं कि फाइल टाइप जो है FTR जो है <2 है, 2 से 3 है और <3 है। डाटा एलिमेंट जो DTS है 1 to 5 6 to 9 20 प्लस, इट्स लो, लो एंड एवरेज, एंड इट्स लो, एवरेज, हाई, हाई। तो जो हमारे पास एग्जांपल है EOS की, इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारी एम्प्लॉय की रिपोर्ट है 6 to 19 DTS है, 2 FTRs है, इसमें एम्प्लॉय एंड लोकेशन आपकी एवरेज आती है। जॉब आपकी जो है रिपोर्ट DETS और FTR है, इसमें लो है। जॉब की जो असाइनमेंट रिपोर्ट है ये 619 DTs है और इसमें आपको 3 FTRs हैं। और एम्प्लॉय जॉब और जॉब असाइनमेंट जो आपकी एवरेज है। तो हम इसके थ्रू अपनी कम्प्लेक्सिटी लेवल जो है, जो हम अपने काउंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं अपनी इस मेथड से। हमने अपने फाइंड कर लिया कि ईज को आपने कैसे काउंट किए। अब इसके भी जो है एक्सटर्नल आउटपुट और अनएडजस्टेड FPs आ गए, लो, एवरेज, हाई। एक्सटर्नल इनपुट 3 x4 x6, एक्सटर्नल आउटपुट 1 into 4 3 into 5 7 है। लॉजिकल इंटरनल फाइल जो है वो 7 है, 10 है, 15 है और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल में x5 है, x7 है और x10 है। एक्सटर्नल इंक्वायरी में x3 है, x4 है और x6 है। ये हमारे पास एक्सटर्नल आउटपुट्स अनएडजस्टेड FPs आ गए। अब काउंटिंग EQs जो है, EQs को जो आपने काउंट करना है तो वो आपने किस तरीके से काउंट करना है। एम्प्लॉय की मेंटेनेंस, एम्प्लॉय की इंक्वायरी, 2 FTRs हैं, 9 DETs हैं और ये आपकी आउटपुट है। जॉब की मेंटेनेंस के अंदर जॉब की इंक्वायरी में 1 FTR है एंड 4 DTs, ये आपके डिफरेंट आउटपुट्स हैं। जॉब की असाइनमेंट की जो मेंटेनेंस है, जॉब की असाइनमेंट इंक्वायरी है, 1 FTR है और 5 DFTs आपके आउटपुट के लिए यूज़ हो रहे हैं। और लोकेशन रिपोर्टिंग के लिए लोकेशन की इंक्वायरी है, 2 FTRs हैं और 5 DTs आउटपुट के लिए हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है हम यूज़ करते हैं EI और EO को मैट्रिसेस के लिए, कि यानी जो हमारा बनता रिज़ल्ट, इसमें EI और EO के जो मैट्रिसेस हैं इनको यूज़ करते हैं। और इसका क्या है कि 3 लो जो आपकी कम्प्लेक्सिटी एंड और 1 एवरेज एम्प्लॉय। तो जो आपकी कम्प्लेक्सिटी है वो आपका 3 है और आपकी जो 1 है वो आपकी एवरेज एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे जो आपके पास EQ अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, जो हमने वो फाइंड किए हैं, लो, एवरेज और हाई। इसमें एक्सटर्नल इनपुट 3 है, इसमें 4 है एवरेज में और हाई में 6 है।
एक्सटर्नल आउटपुट में x4 है, x5 है और ये x7 है। लॉजिकल इंटरनल फाइल में ये x7 है, x10 है और x15 है। और ये एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल में x5 है, x7 है और x10 है। और ये एक्सटर्नल इंक्वायरी में 3x3 है और ये 1x4 है और ये आपके पास x6 है। तो हम इस तरीके से अपने EQ के जो हमारे पास EQ के जितने भी अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स होते हैं वो हम अपने इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी टोटल अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स की। अब जो हमारे पास इस पूरे को जो हमने सारे फाइंड किए हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टोटल अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हैं जिसमें देयर आर 3 टाइप्स, लो, एवरेज एंड हाई, एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, लॉजिकल इंटरनल फाइल। और अब इसमें जो लो है हमने क्या कहा कि 6x3, एवरेज में 2x4 और हाई में 2x6, एक्सटर्नल आउटपुट में 1x4, 3x5 और ये 7, लॉजिकल इंटरफेस में 3x7, 10, 15, एक्सटर्नल में 5, 7, 10, एक्सटर्नल इंक्वायरीज में 3x3, 1x4, 6। तो टोटल कितने 96। इस तरह 6x13 18 और 4x2 8 26, 26 और 12 हो गए आपके 38, 38 और 4 हो गए आपके 42, 42 और 15 आपके हो गए 57, 57 और 21 आपके पास हो गए 67 और 77, 78, 78 और 5 83, 83 और 9 आपके पास हो गए 92, 92 और 4 आपके पास हो गए 96। तो आपके पास कितने आ गए टोटल आपके जो है 96 जो है वो आपके अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। तो इस तरह हमने टोटल ये किस तरह आए हैं आप ये 6x3, 2x4, 2x6, 1x4, 3x5, 3x7, 1x5 और 3x3 और 1x4, इन तमाम को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जितने भी टोटल अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हैं आपको वो फाइंड अपने कर लिए कि देयर आर 96 unadjusted function point that we can get using these techniques। तो ये जितना भी डाटा था हमारे पास, ठीक है, ये जो आज का हमारा लेक्चर था ये हमने सारे का सारा बेसिकली सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन हमने कहाँ से फाइंड की, ठीक है। एस्टिमेशन के लिए ये कैपर्स जोन्स का बाय पॉपुलर डिमांड, ठीक है, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन रूल्स ऑफ थंब IEEE का कंप्यूटर मार्च 1996 पेज नंबर, ये बेसिकली जो है ये जो आज का हमारा लेक्चर हमने कवर किया है एस्टिमेशन का, ये कॉर्पस जॉन्स है जिसका बाय पॉपुलर डिमांड्स ये सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन रूल्स ऑफ थंब, ये उसका एक रिसर्च पेपर था जो IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कंप्यूटर्स मार्च में 96 में पब्लिश हुआ और उसकी पेज नंबर है 116 to 118। अगर आप जाके गूगल के ऊपर ये सर्च करें कि जस्ट लिखें सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन रूल ऑफ थंब बाय, ठीक है, कॉर्पस जॉन, तो आपको ये पेपर मिल जाएगा PDF में, ठीक है। यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन रीड इट। आज का जो मैंने लेक्चर बनाया था यहाँ से एक तो कुछ यहाँ से लिया, सेकंड एक FB बुक्स है GR की मैथिकल मैन मंथ, ठीक है, डेटामेशन ये दिसंबर 1974 की है, ठीक है। इसका पेज नंबर 44 से 52 पेज है, ये हमने इसको स्टडी किया। और मैथिकल मैन पावर जो है ये एब्रोक्स GR बुक है सॉफ्टवेयर। और थर्ड हमने लिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एडिशन RH, ठीक है, थायर की बुक है। ये डिफरेंट रीडिंग्स थी जो हमने आज का लेक्चर अपना कवर किया एस्टिमेशन का। जो पिछला लेक्चर था 16 17, इनको हमने इस डाटा को हमने कहाँ से लिया, ठीक है। अगर आपने इन डिटेल इनको देखना है तो आप इन रीडिंग्स को डाउनलोड कर लें, तो आप इसको इन तमाम चीज़ों को इन डिटेल देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।